अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसे दिल्ली की जनता ने एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर देखा, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर देखा, और अब दिल्ली की जनता उन्हें देख रही है एक राजनेता के तौर पे। प्लीज वेलकम भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार डॉक्टर किरण बेदी। आपकी अदालत में आज के इस खास मुकदमे के लिए जज के तौर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज डॉक्टर वैदिक की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। की जाए। और इससे पहले किरण जी इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे डॉक्टर किरण बेदी के करियर पर। किरण बेदी दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हैं। किरण बेदी को दिल्ली की जनता ने सबसे पहले देखा देश की पहली महिला आईपीएस अफसर के तौर पर। 40 साल पहले किरण बेदी लाइमलाइट में आई जब इन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार का चालान कर दिया। इनका नाम क्रेन बेदी पड़ गया। जब किरण बेदी दिल्ली के तिहाड़ जेल की आईजी बनी तो यहां इन्होंने रिफॉर्म्स किए। जब किरण बेदी को सीनियरिटी के बावजूद दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नहीं बनाया गया तो इन्होंने आईपीएस से इस्तीफा दे दिया और एनजीओ बनाकर समाज कल्याण के काम पूरे किए। किरण बेदी एक बार फिर हेडलाइंस में आई जब इन्होंने अन्ना हजारे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। और अब राजनीति में उतरने के 100 घंटे के अंदर बीजेपी ने किरण बेदी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। किरण बेदी आपकी अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ेंगी। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार डॉक्टर किरण बेदी पर। आपकी अदालत में किरण बेदी पर आरोप है कि इनके दोहरे मापदंड हैं। किरण जी, रामलीला मैदान की तस्वीरें हैं मेरे पास में, जब घूंघट निकाल के आप आई थी और आपने वहां स्टेज से लोगों से कहा था कि नेताओं की तरफ इशारा करके कि इन्हें देखो, ये कहते कुछ है करते कुछ है। आप भी वही कर रही हैं। यही घूंघट उतारने आई हूं, यही घूंघट। अब घूंघट नहीं दिखेगा, ये घूंघट उतारने वाले, ये जो दोहरे फेसेस है खत्म। जो मुझे आप देख रहे हैं ना वही है। आप कहती थी कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगी, लेकिन आप तो सीधा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आ गई। पॉलिटिक्स में तब आई हूं आज पिछले कुछ दिनों में जब एक इनविटेशन आया कि आप दिल्ली का में तो समाज सेवा कर ही रही हो, बड़ा दायरा कर लो, थोड़ा दायरा बड़ा कर लो, ज्यादा कर सकोगी। जो तुम करती हो इतने एफर्ट से ज्यादा कर सकती हो। बोलो करना चाहती हो, क्यों नहीं कर सकती? दिल्ली का ज्यादा दायरा कर लो, सोच लो। मैंने सोचा, समय दिया अपने आप को और अंदर की आवाज को सुना। और अंदर की आवाज ने मुझे क्या कहा, वो अंदर की आवाज मेरी है, कोई ईश्वरीय है, कुदरती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंदर की आवाज ने कहा कि अगर दिल्ली को इतना प्यार करती हो, देश को इतना प्यार करती हो, और आज नेतृत्व राजधानी में तो बदल चुका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बदल चुका, वो भी अगर इतनी मेहनत कर सकते हैं तो क्या मैं अपनी लास्ट अर्पण नहीं कर सकती जो मेरे पास है? और मेरे पास है क्या? थोड़ी सी एनर्जी। ये एनर्जी मैं अपने देश के लिए नहीं अर्पित कर सकती? तो अंदर आत्मा ने कहा लेकिन त्याग मांगेगा। किरण जी, आप कुछ देने आई हैं या चीफ मिनिस्टर बनने आई हैं? सब कुछ देने आई है। ये समय बताएगा कितना दूंगी दिल्ली को। मेरा दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, दिल्ली बहुत बड़ा है, बहुत देने आई। मुझे याद है कि आपने और केजरीवाल ने मिलकर के पहली एफआईआर लॉन्च की थी करप्शन के खिलाफ। शुरुआत
आप दोनों ने की थी और अन्ना हजारे उसके पीछे थे। अब अजय माकन का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि किरण बेदी ने अन्ना की पीठ में छुरा भोंक दिया। ऐसे शब्द मुझे पसंद नहीं है, छुरा भोंकना। अन्ना हजारे ने कहा था कि जो लोग राजनीति में आते हैं उनके लिए मुश्किल होती है। लोग शराब से लेकर के वोट देते हैं, लोग रुपया लेकर के वोट देते हैं, एक एक आदमी को 10-10 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है, तब जाकर चुनाव जीतते हैं। तो अब आप उसी रास्ते पर जा रही हैं, करोड़ों रुपए खर्च होगा। जब फैसला हो गया कि हाँ मैं राजनीति में उतरूंगी और कॉन्स्टिट्यूंसी की लड़ाई लड़ूंगी, तो मैंने पार्टी को कह दिया कि मैं अपनी कमाई पर जीती हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, मैं अपनी पेंशन पे जीती हूँ और मैंने जो सेविंग्स की हैं यूनाइटेड नेशंस के काम के बाद बड़ी मेहनत से, मेरे लिए अपने लिए सफिशिएंट है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं अपनी पेंशन तोड़ के, एफडी तोड़ के मैं नहीं लड़ूंगी इलेक्शन, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। मंजूर है तो ले लो। बोले नहीं, उन्होंने कहा मंजूर। लेकिन इस इलेक्शन में आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी जम के पैसा खर्च रहे हैं। दिल्ली में जब भी बस स्टॉप पर देखते हैं तो उनकी होर्डिंग लगी हुई है और वो लाइट वाली होर्डिंग लगी है। तो आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा बराबरी मुकाबले के लिए। वो तो एक फोटो का भी कीमत मांग रहे हैं। तुमने मेरे साथ फोटो ली, धड़ो पैसे। ऑटोग्राफ ली, धड़ो पैसे। अब तो इस बिजनेस में आ गए, उनके लिए अब पॉलिटिक्स बिजनेस बन गया है। ऐसा नहीं था सोचा, मैं समझी जब हम लोग साथी बने थे कि ऐसा भी कभी होगा, लेकिन उनके लिए मैंने देखा है एक खाना भी बिजनेस बन गया, एक फोटो भी बिजनेस बन गया, एक ऑटोग्राफ भी बिजनेस बन गई, एक बोलना भी बिजनेस बन गया। जब ऐसा हो जाए तो आई थिंक बहुत अंदर बदलाव आता है। सो बिजनेस मैंने देखा बार बार बिजनेस ही करता है वो बेचारा। लेकिन वो तो कहते हैं कि आपने विश्वासघात किया। आप अन्ना के आंदोलन में उनके साथ थी, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना था तो वही आपको ऑफर कर देते। उन्होंने की थी, सुना अखबारों के थ्रू, लेकिन मैंने उसका जवाब भी नहीं दिया। कई चीजों को जवाब भी नहीं दिया जाता। लेकिन देखिए उन्होंने क्या कहा कि जो भी लोग अन्ना के आंदोलन में जुड़े हुए थे, वीके सिंह मोदी जी के सरकार में मंत्री बन गए, किरण बेदी मुख्यमंत्री बन जाएंगी, तो सब जो अन्ना का आंदोलन था उसका फायदा उठा रहे हैं। अगर किसी ने भी फायदा अब तक उठाया लगता है, मैं फिर भी कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती, मैं कुछ फायदा मुनाफे के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को समर्पण करने आई हूँ, त्याग देने आई हूँ। ये तो त्याग है। कहते कहते रह गई कि किसी ने फायदा उठाया है। आप ये कहना चाहती थी कि सबसे पहले फायदा उठाकर तो केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे इस आंदोलन से। रजत जी, ये मेरी नेचर नहीं है किसी को तंग करने की। लेकिन वो तो आप कहते हैं कि धोखा देने वाली आप हैं। जैसे कुमार विश्वास ने एक कविता पढ़ी आपके लिए, उन्होंने कहा युद्धों में कभी नहीं हारे, हम हारे हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। उनका तो व्यवसाय कविता है, लेकिन उनकी जरा नरेंद्र मोदी जी के बारे में कविता पढ़ो, क्या क्या लिखते थे, कहां तक कितना उनकी इज्जत करते थे, कैसे कैसे लिखते थे, उनका वो पढ़ो अगर है तो। वो है कविता मेरे पास, जिससे उन्होंने उनको शिव से हाँ, उन्होंने तो शिव जी से के भी उनसे मुकाबला किया था कि ये शिव जी जैसे हैं। मुझे याद है, तो बाकी लोग बड़े घबराते थे तो भी उनको कबूल करते थे। तब उन दिनों में, आंदोलन के दिनों में भी वो उस तरफ थे और शिव जी के मुकाबले, और उनको अपना गुजरात में तकरीबन जाते थे। ये बाकियों को बड़ी तकलीफ होती थी कि ये वहाँ क्यों जा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत, कभी एक चेहरा इधर, कभी दूसरा चेहरा उधर, बहुत ज़्यादा। सो पता नहीं जयचंद किसको कह रहे हैं, अपने आप लिए तो नहीं कहीं लिख दिया। केजरीवाल उनके साथियों ने यह कहा कि जब 16 दिसंबर की घटना हुई थी दिल्ली में, बलात्कार की घिनौनी घटना, तो हम लोग तो सड़क पर संघर्ष कर रहे थे और किरण बेदी घर में बैठकर ट्वीट कर रही थी। और मुझे याद है उनको भी वहां से भगा दिया गया था कि हमें कोई पॉलिटिकल लॉग नहीं चाहिए, हमें इन पॉलिटिकल में कोई, उनको भागना पड़ा था।
उनको भागना पड़ा था। मैं बिल्कुल केयरफुली वॉच कर रही थी और मैं चाहती थी कि ये जो आंदोलन है इन्हीं का रहे, जो बच्चे आए हैं, जो लड़कियां लड़के नौजवान इन्हीं का है, कोई ऐसा चेहरा ना आए जो हाईजैक कर जाए, ये मूवमेंट इन्हीं की रहनी चाहिए। सो मैं उसमें पूरा उनका सहयोग करती रही, मुझे बुलाते भी रहे तो भी मैं नहीं गई, कोशिश की इसको अवॉइड करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ये हाईजैक हो जाए। मैं पॉलिटिकल तो थी नहीं, तो भी मैं नहीं गई, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तन मन से उनके साथ नहीं थी, इसलिए क्योंकि उनका चेहरा ही रहे, ये आंदोलन सफल हो रहा है, ये हाईजैक ना हो जाए। उनको तो भगा दिया गया था, मुझे याद है, लेकिन आंदोलन और डरे डरे भागे थे, वो टोपी उतार के गए थे वहां। लेकिन आज भी दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। आज दिल्ली की लड़कियां पूछ रही हैं, किरण बेदी जैसी पुलिस अफसर अगर मुख्यमंत्री बनी तो क्या वाकई में दिल्ली में जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी? मैं पिछले जब से निर्भया का केस हुआ, मैं 1.5 साल से लिख रही हूँ 6P फॉर्मूला। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना। टेलीविजन पे हमेशा डिबेट में कहती थी, देखिए कोई कहता है पुलिस का काम फेल हो गया, अच्छा होना चाहिए, कोई कहता है कचहरी फेल कर गई, कोई कहता है कोई ना कोई कहता है ड्रॉप आउट था। मैं हमेशा उसको 6Ps को जोड़ती थी कि आपको सोल्यूशन चाहिए। मीडिया मुझे पूरा टाइम नहीं देता था, वो पैनल डिस्कशन होती तो काट देता एक दूसरे को, बट एक हो गया। मैं 6P फॉर्मूला लिख रही हूँ पिछले 1.5 साल से, वो है मेरे इंटरनेट पे। 6P फॉर्मूला क्या है? 80% प्रॉब्लम आपकी इसकी होती है जब आप मानसिकता बदलते हैं किसी भी। आफ्टर ऑल क्राइम मानसिकता से होता है, और मानसिकता शुरू होती है घर से, मानसिकता सुधरती है स्कूल से। जब पेरेंट्स और प्रिंसिपल्स एक ही सिक्के के दो हिस्से, एक घर बाहर है, एक घर स्कूल बाहर, ये दोनों जो प्रिंसिपल और पेरेंट्स अगर ठीक से परवरिश करें तो पहली P मानी जाती है। सो हम लोगों को पेरेंट्स और प्रिंसिपल्स के साथ काम करना चाहिए। कभी सरकार ने काम ही नहीं किया इसके लिए। पेरेंट्स और प्रिंसिपल्स के साथ काम एक सोशल रेवोल्यूशन मांगता है मानसिकता बदलने की। फिर आती है पॉलिटिशियन का काम है सही कानून रूल लाना। तीसरा काम है पुलिस का, कम्युनिटी पुलिसिंग करना, जो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं जानती हूँ कम्युनिटी पुलिसिंग से क्राइम प्रिवेंशन कैसे होता है। चौथा है प्रोसिक्यूशन, तेज गति से केस चले। पांचवा है प्रिजन्स, सुधार के भेजा जाए, क्योंकि आपने देखा है दो क्राइम्स रेप के हुए जब कोई जेल से निकला, जैसे कि शक्ति मिल्स का केस, वो आदमी जमानत पर था, उबेर का केस, ये भी आदमी जमानत पर था, तो जेल में क्या करते रहो आप? तो जेल के सुधार में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के लिए सेपरेटली रिफॉर्म्स का प्लान क्यों नहीं बनाया गया, ताकि ये, और कचहरी ने इसको कंडीशनल बेल पे क्यों नहीं छोड़ा? और लास्ट है प्रेस, किस तरीके से प्रेस प्रोजेक्ट करती है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। मैंने कहा ये 6P के लिए दफ्तर होना चाहिए चीफ सेक्रेटरी का, चीफ मिनिस्टर का, जो चीफ मिनिस्टर हर महीने इन 6 को बुलाए और हिसाब किताब करे कि ये महीने में जो क्राइम्स हुए हैं, रेप्स हुए हैं, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हुए, कहाँ हुए हैं, क्यों हुए हैं, का क्या कारण है, कैसे आगे के लिए प्रिवेंशन की जा सकती है। ये हब चीफ मिनिस्टर का कर्तव्य है। आपको याद है पिछले चीफ मिनिस्टर हब कैसे बनाते? वो तो खुद कहते थे मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरे हाथ में ये नहीं है। मेरे हाथ में है, क्योंकि मैंने देखा है स्पेशल सेक्रेटरी टू द LG, पुलिस और सारा प्रशासन LG और चीफ मिनिस्टर मिलकर चलाते हैं साहब। मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स को घर पे ही उन्हें मॉलेस्ट किया जाता है, उनका शोषण होता है। तो इस तरीके से ऐसा कोई वैल्यू एजुकेशन सिस्टम के लिए भी आपने ऐसा कुछ सोचा है कि लोगों को वैल्यू एजुकेशन सिस्टम मिले जिससे कि ऐसे क्राइम रेट कम हो जाए? बहुत अच्छे, मैंने यही कहा था 80% क्राइम खत्म हो जाएगा अगर घर और प्रिंसिपल से शुरू हो जाएगा। साथियों, मैं आपको कमिट करती हूँ कि हर महीने ये 6 स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होगी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, और पता चला जाएगा, जाना जाएगा कि इस महीने की क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का ट्रेंड क्या रहा। क्या स्कूल फेल हुआ, घर फेल हुआ, पुलिस फेल हुई, कचहरी फेल हुई, कौन फेल हुआ, जेल फेल हुआ, कौन फेल हुआ, जो प्रेस को बताया जाएगा, ताकि प्रेस उस पर डिबेट कराए। आपको सूचना ही नहीं मिलती क्राइम हो क्यों रहा है, ताकि घर घर में वो सुधार हो। मैं सुधार में हूं, मैं प्रिवेंशन में हूं। मैं 6P जल्दी से जल्दी विदिन 15 डेज, हफ्ते में, क्या 15, मैं वेट नहीं करूंगा, एक हफ्ते में, एक पहले हफ्ते में पीटीएस की मीटिंग बुलाऊंगी,
प्रिंसिपल्स के एपेक्स को बुलाऊंगी, प्रोसिक्यूशन और लीगल सेक्रेटरी को बुलाऊंगी, डीजी प्रिजन को बुलाऊंगी, आपके प्रेस की बॉडी में आप प्रेसिडेंट है, आपको बुलाऊंगी। और हम लोग एक मिलके प्लान बनाएंगे कि इस महीने बच्चों को क्या समझाया जाए, क्या क्राइम हुआ है। ये नहीं कि मैं पहली बारी कह रही हूँ डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे, ये डिपार्टमेंट्स बिखरे हुए हैं, मैं सिर्फ उनको जोड़ूंगी, जोड़ के उसकी जिम्मेवारी लूंगी और प्लान करूंगी। बस इतना और मुझे बता दीजिए, जनता का मेरा डर है अगर क्राइसिस होगा, मुसीबत होगी, सरकार चलाने में कुछ मुश्किल आ जाएगी, छोड़ के तो नहीं भाग जाएंगी? मैं एक जिम्मेवारी मांग के ले रही हूं और ईश्वर से कृपा करती हूं मुझे अब कामयाब बनाए, क्योंकि मेरी कामयाबी से आप सब जुड़े हुए हैं। ये कमिटमेंट है कि कामयाबी से जुड़े हुए हैं। मैं एक जिम्मेवारी निभाने आई हूं, मेरा काम है कर्तव्य करना, फल उस पर छोड़ो, कर्तव्य रोज करूं। आप एक चीज जरूर देखेंगे, गारंटीड कि मैं अपना रोज कर्तव्य करती हूं, कर्तव्य से भागने वाली नहीं। आपकी अदालत में किरण बेदी पर इल्जाम है कि इन्होंने गलत पार्टी ज्वाइन कर ली। किरण जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो डूबता जहाज है, तो आप डूबते जहाज में क्यों सवार हो गई हैं? आप गलत जहाज वो पर क्या नहीं थे? डूबा हुआ है जो डूबी हुई को ढूंढ रहा है? खुद डूबा हुआ है क्या? खुद डूबा हुआ है? क्योंकि डूबा हुआ ही डूबे को ढूंढेगा ना। अगर वो तैरता होगा तो तैरने वाले को देखेगा, खुद शायद डूबा हुआ है, सिर्फ डूबा हुआ ही उसको दिखता है। वो कह रहे थे कि पहले उनको हराने के लिए बीजेपी ने 200 एमपीज भेजे, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पब्लिक मीटिंग की, जब सब कुछ फेल हो गया तो फिर किरण बेदी को ले आए। अभी से हार मान रहा हूं। उन्होंने कहा कि पहला प्रश्न जो आपका था कि रॉन्ग पार्टी में हूं, मैं बता दूं साथियों कि अगर इस देश को किसी ने जोड़ा हुआ है ना, क्योंकि मैंने देखा है, अगर इस देश को अभी भी जोड़ा हुआ है ना, जिसको कहते बुना हुआ है, वो हमारी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। ये इसने बुना हुआ है, मैंने ये देखा। और सुनिए, ये मैं आपको देख के बता रही हूं, मैं आपको समझो देख से बता रही हूं, जिस तरीके से इसने राष्ट्र को बुना है कार्यकर्ता के थ्रू, इसके जैसा मिशनरी कार्यकर्ता आसानी से नहीं मिलता। मैंने बहुत त्यागी कार्यकर्ता देखे हैं, उनका कमरा जाके देखो, एक सिंपल सी चारपाई है, साधारण सा कंबल है, छोटा सा कमरा है, उसमें टीवी भी नहीं है कई बारी, और कोयले वाला चूल्हा चलता है। साथियों, मैं शुक्र करती हूं, मैं एक प्राउड भारतीय हूं कि मुझे ये मौका मिल गया इस पार्टी को देखने का। लेकिन किरण जी, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी हार गई तो सारा ठीकर आपके सिर पर फूट जाएगा, आपको बलि की बकरी बंधा दिया है उन्होंने। अगर कह रहे हैं ना, अगर कह रहे हैं ना, अगर होना ही नहीं, इसीलिए अगर कह रहे हैं। और अजय माकन ने कहा कि अगर आप किरण बेदी के पुराने ट्वीट्स सारे पब्लिक कर दें तो पता चल जाएगा वाकई में उन्होंने गलत पार्टी ज्वाइन की है। वो भी अगर कह रहे हैं ना, लेकिन उन्होंने वो बाकी की ट्वीट्स नहीं पढ़ी जो मैं कहती रही इंडिया फर्स्ट पिछले 1.5 साल से। नहीं, लेकिन ये सच है, वो ट्वीट्स हैं मेरे पास में जिसमें आपने नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया था, गुजरात राइट के लिए उन पर सवाल उठाए थे। तो दैट मीन्स मैं एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति हूं, सबसे सुनती हूं, मीडिया से पढ़ती हूं, एनालिसाइज करती हूं, उस वक्त का विचार डालती हूं। लेकिन उस वक्त का, उस समय का अगर विचार था, जो 1.5 साल का मेरा विचार है, जो कह रही थी देश का भाग्य बदलने वाला है, नरेंद्र मोदी जी को वोट देना, ऐसा नेतृत्व बार बार नहीं मिलता है इस देश को। क्योंकि मैं उसको स्टडी कर रही थी एज अ सोशल साइंटिस्ट, क्योंकि आपको पता है मैं सोशल साइंटिस्ट भी हूँ, मैंने पीएचडी की है ड्रग अब्यूज एंड घरेलू हिंसा में, और लीडरशिप में मैंने काम किया है। मैं उनको एज ए लीडर देख रही थी, तो मैंने कहा था ये भाग्य बदल रहा है देश का, क्योंकि आ गया स्टेमिना वाला व्यक्ति जिसके पास विजन भी है, एक्सपीरियंस भी है, हिम्मत भी है, और उसके पीछे सारा संगठन है, लाखों कार्यकर्ता है। मेरा देश का भाग्य बदला है, मेरा देश का भाग्य बदलेगा, मेरा भाग्य तो उज्जवल होगा। ये नहीं कि कोई ऐसी ड्यूटी मिलेगी, ये ड्यूटी है ना, ये कर्तव्य मिला ना। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कुछ दिन पहले, लेकिन मुझे
हर्ष उल्लास हो रहा था मेरे देश का और बदला नहीं। आज सारी दुनिया लाइन लगा के खड़ी है इंडिया में। जैसे ईज का होगा वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। और आज मैंने उसी को लेने आई हूं, क्योंकि अगर मेरे भारत को बदलना है तो दिल्ली को भी पहले बदलना होगा ना, पहले बदलना होगा। तो मैं अपने दिल्ली को देने आई हूं। सो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि किरण बेदी पुलिस कमिश्नर बनना चाहती थी, नहीं बन पाई, तो अब आज चीफ मिनिस्टर बनना चाहती हैं। उल्टा उनको बताना ये चाहिए था, उन्होंने क्यों नहीं बनाया, उन्होंने क्यों नहीं बनाया। क्योंकि मैं जब इक्वल सीनियरिटी पे थी, क्यों उन्होंने नहीं बनाया। भाग गए थे वो भाग गए थे सच्चाई से, क्योंकि उनको पता था ये काम सच्चाई से करेगी, इंसाफ करेगी, ईमानदारी से करेगी और गलत नियुक्तियां नहीं करेगी, या उनको ये पता था करप्शन नहीं होगी, या किरण बेदी कुछ गड़बड़ नहीं होने देगी, उनकी बात नहीं सुनेगी। गड़बड़ देखिए, बात सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात सुनी जा सकती, भगवान ने इसलिए 2 कान दिए, सुनो, लेकिन करो जो आपकी आत्मा कहती है, आपका फर्ज कहता है। और उस व्यक्ति को भी बता दो कि भाई आपने की बात मैंने सुन ली, ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ये रूल है, ये नहीं रूल है। अब तुम ही बता दो, तुम मेरी जगह बोलते होते तो क्या करते। क्योंकि उसकी बुनियाद जो है वो ईमानदारी है, बुनियाद जो है वो इंसाफ है। ये है, यही मेरी ट्रेनिंग, यही मेरी सेकंड नेचर है। फर्स्ट नेचर है, सेकंड नेचर है। कोई भी किसी का हो सुनूंगी जरूर, लेकिन करूंगी न्याय और ईमानदारी से। आपको पता है मेरे घर के बाहर और ऑफिस के बाहर मैसेजेस क्लियरली है, कोई गिफ्ट नहीं लाए, यहाँ कोई गिफ्ट नहीं लाए। फूल लाए हो वो फूल बट जाएंगे, लेकिन कृपया गिफ्ट ना लाएं। शॉल भी कोई लाता है तो किसी और को मैं शॉल दे देती हूँ। इस एक लास्ट पिन तक भी ईमानदारी से काम करने आई हूँ, ये है मेरी नेचर। तो वो जानते थे कि इधर का SHO उधर ना जाए, इधर का SHO उधर ना लग जाए, इधर का SHO उधर लगाए, ये तो बात नहीं मानेगी। क्यों मानूं अगर करप्शन है? सही मानूंगी अगर सही है तो। आपका पहले दैट मीन्स आपकी बात में दम होना चाहिए ना, जो आप कह रहे हैं। 2 साल बल्कि उनको जवाब देना चाहिए था। ये जो अच्छे काम आप करने को कह रहे हैं दिल्ली के लिए, ये आप केजरीवाल के साथ मिलकर भी तो कर सकती। उन्होंने ऑफर किया था कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। उसके लिए उनको काम करना आना चाहिए ना। आप उनके साथ मिलके काम कैसे करोगे? पहले तो काम करने के लिए बैठते ही नहीं, और दूसरा उनको काम ही नहीं आता। सिर्फ उन्होंने 5 साल सरकारी सर्विस की है, वो प्रोबेशन पीरियड में चली जाती है। आपको पता है पहले 5 साल तकरीबन प्रोबेशन पीरियड और ट्रेनिंग में ही चली जाती है, तकरीबन 1 साल और बचता है। पहले 3-4 इयर्स सिर्फ ट्रेनिंग में ही जाते हैं। एक्चुअली असली काम होता है बाय द 4th ईयर, वो भी पहली पोस्टिंग। उनके पास सरकार के काम का एक्सपीरियंस इज नेग्लिजिबल। और मेरे पास पुलिसिंग का काम का एक्सपीरियंस है 37 इयर्स, 30, और उसके पहले और लेक्चरर की ट्रेनिंग, 40 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, और 26 साल का मेरी स्वयंसेवी संस्थाएं जो झुग्गी झोंपड़ियों में स्कूल चलाती है, ड्रॉप आउट्स को पढ़ाती है, महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप लगाती है, फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स चलाती है, एनवायरनमेंट में वाटर हार्वेस्टिंग करती है। और क्या बताऊं? वो तो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, अगर आज भी मैंने स्टेट में पढ़ा अखबार में, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी किरण बेदी इतना काम कर दें कि जो फंडिंग होती है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो मैं किरण जी के साथ आ जाऊंगा। तो कैसे ट्रांसपेरेंट नहीं होगी? वो कैसे कह सकता है? जाके देख ले। अगर इतनी प्रॉब्लम है, मांग ले अपॉइंटमेंट कि मैं आपके, बल्कि मेरे पास आज कागज आया था, अजीब सा कागज था, जहां बहुत ज्यादा कोई, अब फिर से मैं कुछ ऐसी बात नहीं कहना चाहती। आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी की फंडिंग के बारे में कुछ कहते रुक गई हैं, हाँ या ना? क्यों नहीं कहती हैं आप? क्योंकि मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। आपकी अदालत में किरण बेदी पर इल्जाम है कि इन्होंने बीजेपी के नेताओं को दुखी कर दिया। किरण जी, जब से आप बीजेपी में आई हैं तो अखबारों की हेडलाइंस छप रही हैं, बहुत सारे अखबार मेरे पास में हैं। एक में लिखा है कि किरण बेदी को लेकर थम नहीं रही भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी तनातनी। एक जगह लिखा है मुखी सेज आई वॉजंट कंसल्टेड। एक जगह लिखा है बेदी के आने से परेशान बीजेपी वाले। एक जगह लिखा है बेदीज टी फॉर दिल्ली एमपीज लीव सार टेस्ट।
बहुत परेशान कर दिया आपने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को। एक उदाहरण, डॉक्टर हर्षवर्धन आए थे घर में, वो भी मीटिंग में आए और वो 4:30 आए, 4:30 बजे या 4:15 आए, लेट हो गए थोड़े। उसी टाइम मैंने जाना था अमित शाह जी की मीटिंग में, जहां बूथ वर्कर्स, जो बूथ कार्यकर्ता होते हैं, उनकी मीटिंग थी बहुत बड़ी। तो मैं क्योंकि वो लेट हो गए, मुझे जाना था, तो एकदम बेचारे, मैं गई और वो आए। आपको पता है, तुरंत फोन आया उनका कि किरण जी, मैं सॉरी, मैं लेट हो गया, लेकिन मैं वहां बैठ के चाय बड़े अच्छी तरह पी रहा हूं, आपके साथ फिर मिलूंगा, लेकिन मैं इसलिए लेट हो गया, मैं समझता हूं कि आपको टाइम से जाना था। अगले दिन अखबार में आया, किरण चली गई, हर्षवर्धन साहब बाद में आए, नाराज थे दोनों। तो मैं कहती हूँ कई बार बहुत एग्जैजरेशंस करते हैं। मैं आपको प्रॉब्लम आपको भी तो न्यूज चाहिए थोड़ी बहुत। मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। 40 साल से ये लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। अब चीफ मिनिस्टर बनने का मौका है तो 40 घंटे में पार्टी में आई किरण बेदी को बता दिया। मैंने इन लोगों में एक बड़ी खूबी देखी है, जो श्रेय जाता है इन्हीं को, इनकी लीडरशिप को, इनके इतिहास को। कार्यकर्ता ये बड़े स्ट्रांग हैं। एक बारी कलेक्टिव लीडरशिप डिसीजन हो जाती है, दे ऑल फॉल इन लाइन इन द सेंस दे ऑल वर्क टुगेदर। सो ये डिसिप्लिन पार्टी है। डिसिप्लिन पार्टी। अब देखिए, किसने कहा कि हमें थानेदार नहीं चाहिए, हमें लीडर चाहिए। वैसे थानेदार लीडर भी होता है। थानेदार लीडर भी होता है। लीडर कौन होता है? जिसके पास दूरंदेशी होती है, जिसके पास डिसिप्लिन होता है, जिसके पास ईमानदारी होती है, जिसके पास सबको लेके चलने की क्षमता होती है। लीडर तो उसी को कहते हैं, नहीं तो फॉलोअर होता है। तो इसीलिए किरण वालिया कह रही हैं कि बीजेपी के गुंडों को काबू करने के लिए एक पुलिस अफसर को लाए हैं। ये शब्द अच्छा नहीं है। मैं किरण वालिया से ये एक्सपेक्ट नहीं करती, ये वर्ड। किरण तो बहुत पढ़ी लिखी महिला प्रोफेसर है। अब वर्ड तो उन्हीं का है, मैंने तो कहा नहीं। किरण से मैं नहीं एक्सपेक्ट करती ये वर्ड। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ये किरण का वर्ड नहीं है। नाम भी एक जैसा है। लेकिन ये सही है कि बीजेपी के नेताओं को कंसल्ट नहीं किया गया था किरण बेदी को बनाने से पहले, बीजेपी में लेने से पहले। रजत जी, अब इंटरनल कंसल्टेशन की तो मैं विटनेस नहीं हूं ना, वो तो नहीं मैंने देखा ना, कोई मैंने कैमरा तो नहीं लगाया था ना। लेकिन आज जनता को ये बता दीजिए, आप आई कैसे बीजेपी में? आपने अप्रोच किया था या उन्होंने आपको अप्रोच किया था? कुछ चीजें नहीं बतानी चाहिए। मैंने तो सुना कि अरुण जेटली के साथ आपकी 1 हफ्ते से मीटिंग्स चल रही थी। ये कहूंगी कि अरुण जेटली जी ने बहुत स्ट्रांग भूमिका निभाई है मेरे आने में, ये सच है। और सिर्फ उन्होंने नहीं निभाई, औरों ने भी करी, क्योंकि आपने उन्हीं का नाम लिया। मैं कहूंगी यस, ही इज प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन माई कमिंग इनटू द बीजेपी। उनकी भूमिका अहम है। सही। और जब मोदी जी से मिली तो आपने प्रस्ताव रखा या उन्होंने? मैंने लिखा कि अब मैं इस कदम पे आ रही हूं, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जाऊंगी। अब देखिए, आपने कहा था कुछ नहीं बताऊंगी, बहुत कुछ बता दिया। नहीं, आपको मेन चीज नहीं बताई। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हाँ, उनका ये कहना है कि बीजेपी को अपने नेताओं पर विश्वास नहीं था। उनको सतीश उपाध्याय पर, विजय गोयल पर, जितने उनके लोकल लीडर्स हैं, उन पर विश्वास नहीं था, इसलिए किरण बेदी को लाए। ये इसलिए ये उनकी सोच में रहने दो। इसलिए और था, आई डोंट थिंक सो। तो बता दीजिए किस लिए? क्योंकि इसलिए कि मुझे मालूम नहीं है। ये अंदर की बात मुझे कैसे मालूम? केजरीवाल जी ने तो ये भी कहा कि किरण बेदी, आप वही, आपकी सुई टपकी हुई है, अटकी हुई है। उसने ये कहा, अब फिर से आप उसी पर आ गए हो। उनका मुकाबला आपसे है ना। वो कहते हैं कि किरण बेदी बीजेपी के नेताओं के लिए चैलेंज है, मेरे लिए नहीं। उसके लिए बहुत चैलेंजेस हैं, उसके लिए वो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसको समझ नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है पब्लिक।
जो उस पर अब विश्वास भी करेगी कि नहीं। सबसे बड़ी एक्चुअली वोटर्स है जो उस पर व्यक्ति पर विश्वास भी करेंगे कि नहीं, कि आएगा, काम भी करना आता है कि नहीं, और फिर से भाग तो नहीं जाएगा। फिर से अगली कोई इलेक्शन आने वाली होगी, अब फिर से सोचेगा सड़क से संसद को, उसका सड़क से संसद की था ही मोटिव, तो पता नहीं करेगा कि नहीं। लेकिन लेट्स स्टिल विश हिम वेल, ठीक है। सो आई थिंक असली चैलेंज उसका पब्लिक है, जनता है, हम नहीं है, कि क्या वो वोट उसके लिए करेगी, क्या फिर से उसके ऊपर विश्वास करेगी और सारे झूठों को भूल जाएगी। एक झूठ नहीं है, बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे हैं। और ये झूठ देखे हुए मैंने भी, ये झूठ मैंने भी देखे हैं, और उनका जिक्र मैंने कभी नहीं किसी को किया। आज बता मैंने दीजिए। एक पहला तो बुनियादी झूठ था, जाओ पूछ लेना, क्या वो अन्ना को पहले मालूम था कि उस दिन इन्होंने अनशन पे बैठना इस मकसद के लिए। किरण जी, ये तो चुनाव का उनको भी वक्त है अन्ना ना। को आप कह रहे हो अब आ जाओ, मैं तो अनशन कर रहा हूं, आओगे तो भी करूंगा, नहीं आओगे तो भी करूंगा। ये मैं आपको पहली बार ही बता रही हूं, ये सत्य है। लेकिन आप तो इलेक्शन का वक्त है, एक झूठ से काम नहीं चलेगा, बाकी झूठ भी बता दीजिए। टेस्ट खराब हो जाएगा ना। आपकी अदालत में किरण बेदी पर आरोप है कि इनके पास दिल्ली की जनता के लिए एक्साइटिंग आइडियाज नहीं हैं। किरण जी, ये आम आदमी पार्टी ने कहा कि किरण बेदी कह रही हैं कि उनके पास दिल्ली के लिए फॉर्मूला है, लेकिन दिल्ली की जनता को फॉर्मूला नहीं चाहिए, दिल्ली की जनता को सस्ती बिजली, सस्ता पानी चाहिए। और उनको मुफ्त भी चाहिए क्या? आप यो एक्साइटिंग आइडियाज जो कह रहे हो, उसको नो को हटा दो। आओ एक एक करके मैं आपको एक्साइटिंग आइडियाज बताती हूँ। ये तो सच है, इसलिए बताऊंगी, और ये पॉजिटिव टेस्ट लाएगा, उत्साह लाएगा। सबसे पहले ये 6P का फॉर्मूला नहीं है, ये 6P चुनौतियां हैं सबको जोड़ने का, एक मुट्ठी बनाने का, जिसमें पेरेंट्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पुलिस सब मिलके चीफ मिनिस्टर के साथ काम करेंगे। ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक मुट्ठी है, एक ताकत है। उसके साथ एक और ताकत है, वो है ताकत साक्षरता की, स्वच्छता की, संस्कार की, स्वस्थ की, सबके साथ चलने की। और ये है, मैंने आपको 6S भी दिए। वो क्या फॉर्मूला है कि कार्य है, काम है, साक्षरता, स्वस्थता, संस्कारी होना, सक्षम होना। आपके लिए सक्षमता होना बड़ी जरूरी है, आप सक्षम हो, कमा सको। एक और फॉर्मूला जबरदस्त है आपके लिए, ओवरनाइट दिल्ली की यूथ को चेंज करेगा। बड़ा साधारण और बहुत एक्साइटिंग, और जैसे मैं एक्साइटेड हूं ना उसको करने के लिए, ऐसे ही आप उत्साहित हो जाओगे। मैं शर्त लगाती हूं आपसे, आओ सुनाऊं। मैं बहुत स्कूलों में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जब देने जाती थी, बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स थी, तो उनको पूछती थी ये 3 बजे के बाद यहाँ क्या करते हो? बोलते कोई नहीं, कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा इतनी बढ़िया बिल्डिंग वेस्ट करते हो, इसमें कोई इवनिंग स्कूल क्यों नहीं चलाते, इसको मैनेजमेंट स्कूल क्यों नहीं चलाते, पॉलिटेक्निक क्यों नहीं बनाते, स्किल्स ट्रेड क्यों नहीं सिखाते? बोले सरकार, गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं देगी। मैंने कहा क्यों? सरकार स्किल्स डेवलपमेंट चाहती है, आपकी बिल्डिंग खाली है, हम इसको डबल क्यों नहीं यूज करें? बच्चों को एडमिशंस नहीं मिल रही, आप इसको डबल स्कूल क्यों ना चलाएं? आप इसको पॉलिटेक्निक बना दें। मुझे क्या मालूम था कि ये ही सुझाव एक दिन मेरे पास वापस आएगा। साथियों, ये इमीडिएटली इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि जितनी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग है, जिस स्कूल में इवनिंग स्कूल नहीं है, मैं उस बिल्डिंग को खाली क्यों रखूं? उसी क्षेत्र में उसको पॉलिटेक्निक डिक्लेयर करेंगे। और आप कहोगे पॉलिटेक्निक का सामान कहां से आएगा, लोग कहां से आएंगे? बजट के लिए हम वेट नहीं करेंगे, हम पार्टनरशिप में करेंगे। बहुत सारी कंपनियां आप चाहती हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहती हैं, वो सिर्फ जगह चाहती हैं, उनके पास जगह नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, लेकिन उनके पास ट्रेनिंग है, साधन है, वो चाहती है। जैसे होटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी के उन पर लोग नहीं है, मैं कहूँगी ये लो, ये बिल्डिंग है, हॉस्पिटैलिटी का कोर्स शुरू करो, ये लो रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स करो, यहाँ एग्रीकल्चर का कोर्स करो, यहाँ टैली का फाइनेंस का कोर्स करो। बिल्डिंग्स खुल जाएंगी साथियों, ओवरनाइट आपके डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्कूल्स उन्हीं बिल्डिंग्स में इवनिंग में शुरू हो जाएंगे। कैसा लगा आपको? एक ही बताया अभी मैं आपको ये दूसरा टेस्ट दे रही हूँ। 9 बजे अनअनाउंस जाएंगे, एक सेंट्रल कंट्रोल रूम होगा जिसमें आप कोई भी प्रॉब्लम, ग्रीवेंस रिड्रेसल आप भेजेंगे, उसका एनालिसिस होता रहेगा, किस क्षेत्र में क्या हो रहा है,
किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन सी करप्शन की शिकायत कहाँ से आ रही है, पानी की, बिजली की, क्योंकि लोग जी, बिजली लेकिन पानी आप तो- चाहते हैं। आप ऐसी कोई बात नहीं बता रहे हैं कि एक्सेस आप मीटर की, अरे बात बता रही- वाईफाई फ्री कर देंगे, वैट कम कर देंगे। वाईफाई आपका पेट भरेगा? पहले मुझे पेट भराना है। पहले मुझे उसको देना है। सो वो कंट्रोल रूम सरकारी नहीं होगा, वो एक नंबर एमटीएनएल का सरकारी नहीं होगा, और सरकार ने छिपा ली बात, कुछ नहीं। आप जैसे लड़के कंट्रोल रूम में ऐसे आएंगे जो कि आउटसोर्स्ड होगा, कॉल सेंटर होगा, एक नंबर होगा आपको, एक नंबर। जैसे मान लीजिए 1001 हो गया, मान लीजिए 100 नंबर है ना पुलिस का, मान लीजिए हमें एमटीएनएल देती है 1001, हम 1001 करेंगे। कोई कहेगा मेरा मीटर तेज चल रहा है, आके चेक करो, ठीक है। कोई कहेगा मुझे बिजली नहीं मिल रही, ये फ्यूज चल रहा है, इसको रिपेयर नहीं किया, एंटर होता जाएगा, कॉल नंबर आपको मिलता जाएगा, गाड़ी शुरू हो जाएगी। जहां ये गया करप्शन की, जहां बार बार शिकायत आ रही है, किस व्यक्ति के खिलाफ आ रही, सारा कंट्रोल सेंटर डिस्पर्स करेगा। जब डिस्पर्स करेगा, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में एक इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सिस्टम से आता रहेगा कौन सी चीज कहां आ रही है। ये इसकी कॉपी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी जाएगी, एमएलएस को भी जाएगी, क्योंकि जो एमएलए आप इलेक्ट करके भेज रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है आपको जवाब देना, क्योंकि आपने उनको वोट दिया। सो आपने उनमें विश्वास प्रकट किया। सो वो जब एनालिसिस आएगा, सुबह 9 बजे हम कहां जाएंगे, उसके आधार पे प्रॉब्लम कहां है, हमें रोज पता चल जाएगा बीमारी कहां है, डॉक्टर कहां जाना चाहिए। अब हम डॉक्टर बनके बीमारी की जगह जाएंगे। सबसे ज्यादा बीमारी तो पुलिस में है, वो भी जाएगा, वो पुलिस में रेडी वालों से हफ्ता लेते हैं, You're right. गरीब आदमी से हफ्ता लेते हैं, दुकानदार से हफ्ता लेते हैं, उसको कौन रोकेगा? वो अब केजरीवाल जी नंबर- कहते हैं कि वो जब सरकार में थे उन्होंने रोक दिया था उसको। कितने दिन के लिए? 49 दिन। सवाल उठता है, ये 49 दिन की कहानी नहीं है, ये सदा के लिए सिस्टम ऐसा बनाऊंगी जो कोई तोड़ नहीं सकेगा, कोई तोड़ नहीं सकेगा। ये सिस्टम परमानेंट, इसका मतलब दिल्ली को कुछ परमानेंट सिस्टम्स आने वाले हैं जो आने वाली सरकार भी नहीं तोड़ सकेगी, चाहे किसी पार्टी की आए। मैं इस करप्शन से डील कर चुकी हूं, मुझे इस करप्शन को डील करना आता है। और मैं आपको एक खुशखबरी बता दूं कि जब अच्छी तरह काम, अच्छी गवर्नेंस हो ना, सरकारी अफसर भी खुश होता है। वो यही तो मांगता है कि मेरा कोई नेतृत्व करने आए, मेरे काम को रिकग्नाइज करने आए, और मुझे कोई इनाम भी पहचाना भी जाए। लोग जानते हैं, क्योंकि सब लोग डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट मांगते हैं। मैं आपको गारंटी करती हूं ऐसे होगा, गरीब आदमी का के ऊपर कोई लूट मार नहीं होगी, क्योंकि मैं गरीब भी हूं। किरण जी, दिल्ली में इंप्रेशन ये है कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, वो सब लोग केजरीवाल जी की पार्टी को वोट देते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है देने को, उसको वोट क्यों दोगे? जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना है, झूठ बोलना है, झूठे वायदे कर देने हैं, ऐसी अनाउंसमेंट्स करनी जिसका कोई बजट प्रोविजन ही नहीं होता था। अरे ऐसे प्रॉमिसेस, ऐसे झूठों के पीछे नहीं चलना। देखिए, फिर से आप मुझे तंग कर रहे हैं, लेकिन काम है कि लोग जानते हैं। अब लोगों का इम्तिहान है, हमें वोट देना दें। अब लोगों का टेस्ट है, ये लोगों का, आपका टेस्ट है। आप कैसी दिल्ली चाहते हैं, किस पर विश्वास करते हैं? अब तो चुनौती आपकी है, हमारी नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा कि कांग्रेस ने लूटा है, बीजेपी ने लूटा है, ये लोग तुम्हें कई सालों से बेवकूफ बनाते रहे, अब इनको बेवकूफ बनाओ। वो जब पैसा बांटने आए तो पैसा ले लो और वोट आम आदमी पार्टी को दे देना। पहली बार ही सच बोला कि उनको सच बता दिया, उनसे भी पैसे ले लो, इनसे भी पैसे ले लो, मुझे वोट दे दो। ये पहली बार ही सच बोला। अब सवाल है, आधा झूठ बोला, क्या वो दूसरे पैसे देंगे? ये आधा सच कि वोट मुझे दे दो, चाहे किसी कीमत पे दे दो। लेकिन दूसरा ये है कि चाहे किसी कीमत, तो क्या ये उसको कैसे पता है कि कांग्रेस भी वोट देगी या पैसे देगी या बीजेपी भी देगी? ये झूठ बोला। सच ये बोल दिया, किसी हालत में भी वोट मुझे दे दो। सो पॉइंट इज, दिस इज ऑल्सो बैड थिंग। आई थिंक इस ऐसा जब कह रहा है, ये भी इलेक्शन कमीशन के नोटिस में आना चाहिए। दिस इज वेरी बैड। इसी की राजनीति को हमको बदलना है, ताकि ऐसा कोई शब्द ऐसा हमें बोले ही नहीं, ताकि हम लोगों, गरीब को भटकाएं और उसको करप्ट बनाएं। ये जनता को करप्ट बनाने, करप्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये जनता को करप्ट कर रहा है, ये जनता को करप्शन सिखा रहा है। ये क्यों नहीं कहा कि इनकार कर देना तो भी मुझे वोट करना, क्योंकि इन पर विश्वास नहीं? ये कह सकता था,
लेकिन ये जनता में करप्शन फैलाना भी मैं समझती हूँ एक इलेक्शन कोड की वायलेशन होनी चाहिए। और मेरा एक प्लान है, आने वाले दिनों में जब मुझे इस जिम्मेवारी आ जाएगी आपकी वजह से, मैं एक स्कूल ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस खोलूंगी यहाँ, जो आपको राजनीति सिखाएगा, अच्छी राजनीति, स्वच्छ राजनीति, नैतिक राजनीति। स्कूल ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस एक भी नहीं है, सिर्फ एक है प्राइवेट स्कूल पूना में, MIT का, मैं उसमें गई हुई हूँ, सिर्फ एक है तकरीबन। कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नेंस हार्वर्ड में है, जो लीडरशिप क्रिएट करता है और युवाओं को लेता है ऐसे। हम लोग दिल्ली में पहला सरकारी प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलके एक स्कूल ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस, राजनीति का ट्रेनिंग का स्कूल खोलेंगे, जिसमें आप जैसे लोग जिनमें राजनीति में रुचि है ना, जाके ज्योग्राफी सीखो, हिस्ट्री सीखो, भारत का इतिहास सीखो, इकोनॉमिक्स सीखो, कानून सीखो और सेवा सीखो। सेवा करते हुए आप राजनीति में आओ, एक नई राजनीति। देखिए, ये आपका भविष्य, अब मेरा वर्तमान है, आपका भविष्य है। अब हमको एक अच्छी राजनीति की तरफ, जो सच्चाई पर है, जो ईमानदारी पर है, जो इंसाफ पे है, जो बैड टेस्ट इन द माउथ के लिए नहीं है, एलिगेशन ही लगाते जाओ, हाय हाय करते जाओ। आप जितनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन की और अनकम्प्रोमाइजिंग प्रिंसिपल्स की महिला रही हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी अप्रोच से, आपके काम करने के ढंग से देश का तो हित हो रहा है, राज्य का तो हित हो रहा है, पर पार्टी को लग रहा है कि हमारा अहित हो रहा है, उसमें उनकी अनपॉपुलरिटी हो रही है। तो आप इन दोनों चीज़ों में से किसको चुनेंगी? आप अपनी कन्विक्शंस को चुनेंगी या पार्टी के हित और अहित को चुनेंगी? याद, आफ्टर ऑल बीजेपी को क्लियरली मालूम है लीडरशिप कि मैं कौन थी, कौन हूं, तो भी मुझे लाए। इसका मतलब क्या है? वही बीजेपी की लीडरशिप मेरे जैसे व्यक्ति को लाई। ये नई राजनीति नहीं है? बताओ हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये शुरुआत हो चुकी है। किरण जी, एक हमारे दिल्ली शहर में रहने वाले मुस्लिम भाई बहन हैं जिनके मन में खौफ है, उनके लिए सरकार कैसे रक्षक बनेगी? उनको डर है, ये जो मोदी जी की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, ये उनको चैन से जीने नहीं देगी। मेरे मुसलमान भाइयों से पूछ लेना, कभी मैंने जहां पर भी काम किया है कोई भेदभाव किया? मैंने कभी ये देखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है? कभी भी नहीं। रजत जी, जब मैं IPS में 21 ईयर ओल्ड थी और फॉर्म बन रही थी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का, मेरे से पूछा गया था धर्म, उसमें कॉलम में है रिलीजन क्या तुम्हारा? मैं रुक गई कि मैं क्या लिखूं, मैं कौन हूं? आपको पता है मैंने क्या लिखा था? मानवता, ह्यूमैनिटी। अंग्रेजी में लिखा था ह्यूमैनिटी। मेरा धर्म है मानवता, ह्यूमैनिटी, जिसमें सभी धर्म आते हैं। जिस धर्म को जिस चीज की जरूरत है वो दिया जाएगा। मुसलमान भी मेरा भारतीय है, सब लोग मेरे भारतीय हैं। ये देश इसी बुके का बना हुआ है। हमने लेकिन आपकी पार्टी से डरते हैं। अरे पार्टी नहीं तो मुझे चुन के भेजा है, मैं अलग थोड़ी हूं पार्टी से। मैं आज यहां नहीं बैठती अगर ये बीजेपी मुझे नहीं लाती। पार्टी ने अगर मुझे चुना है तो पार्टी एक्सपेक्ट करती है कि मैं सभी के लिए भला जैसा करूंगी। माहौल क्रिएट हो रहा है, ये कोई घर वापसी की बात करता है, कोई 4 बच्चे हिंदू पैदा करें इसकी बात करता है, इससे माहौल में एक डर तो है। कुछ चीजें फ्रिंजेस हैं, आप फ्रिंजेस पे मत जाइए। उनको टोक दिया गया है, रोक दिया गया है, मैसेज भी दे दिया गया है। कई लोगों को मैंने देखा है किस तरीके के मैसेज दिया गया, ये पार्टी का अपना तरीका होता है। लेकिन घर वापसी या घर आंध्रा, ना वापसी जुर्म है ना कन्वर्शन जुर्म है, जब तक वॉलंटरी है। जब तक वो वॉलंटरी है कि मैं हिंदू से मुसलमान बनना चाहती हूँ या मुसलमान से मैं कुछ और बनना चाहती हूँ, ये मेरा राइट है, मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरा मन बदल गया, मैं वापस आना चाहती हूँ, मैं आ सकती हूँ। लेकिन कहीं सिर्फ कानून, अब मैं कानून तो समझती हूँ ना, कि उसमें अगर किसी ने जबरदस्ती की है तब जुर्म है। इसलिए अगर आप देखो बीजेपी कहती रही है कि अगर प्रॉब्लम है कन्वर्शन से तो आओ पार्लियामेंट में डिबेट करते हैं, लाओ कानून ले आते हैं। जब ऐसी सारी लेकिन आप बातें बैन नहीं होती कर सकते, ये राइट टू चॉइस रहनी होगी। जब ऐसी सारी बातें होती हैं तो मोदी जी चुप क्यों है? आपको कैसे पता मोदी जी चुप है? हमने कहां सुनी उनकी नहीं बात? नहीं, प्रॉब्लम ये कई चीजें मीडिया को सुनने तक पहुंचती है। कई जगह पार्टीज में कई फैसले होते हैं।
आई थिंक ये हक तो रहना ही चाहिए लीडरशिप के पास कि प्रधानमंत्री जी हर चीज़ बोलें। या आई थिंक अपने तरीके से इस देश को बड़े गंभीर प्रॉब्लम से निकाल रहे हैं आज, बड़ी गंभीर प्रॉब्लम से, और अपनी सूझबूझ से अपनी बात करते हैं। क्या कहना है पब्लिकली और क्या कहना है अपने संघ में या अपनी पार्टी में। संघ कलेक्टिव होता है ना, एक संघ कम्युनिटी होता है, अपनी संगत में, जिसको संगत भी कह सकते हो। तो अपनी संगत में क्या कहना है, अपनी मीटिंग में क्या कहना है, अपनी पार्टी में कहना है। मैसेज इज वेरी क्लियर, एजेंडा एक है, डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, है ना। हाँ। सबका साथ सबका विकास। आपकी अदालत में हम मुकदमा चला रहे हैं किरण बेदी पर, उन पर इल्जाम लगाए, उनसे सफाई मांगी, दिल्ली में वो क्या करेंगी, उन पर जो उनके विरोधी ने इल्जाम लगाए उन पर सफाई मांगी। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक के फैसले का। इस जनता की अदालत में दर्जनों बार मुझे जज बनने का अवसर मिला है, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूं कि इतना रोचक और इतने गंभीर प्रश्नों का हंसी हंसी में, बात बात में वकील साहब ने भी और मुजरिम ने भी इतने अच्छे जवाब दिए हैं कि उन पे लगाए गए समस्त आरोप और लगभग सभी संदेह अपने आप रद्द हो गए। ये एक बड़ी स्वाभाविक और प्राकृतिक घटना है। जो मुजरिम से सवाल पूछे गए उनके जवाबों से ये पता चलता है कि भाजपा भी, हालांकि उसने एक बड़ा जुआ खेला है, लेकिन उसने अपने चरित्र का विस्तार किया है। वो एक राज करने वाली पार्टी बनती जा रही है, पार्टी ऑफ गवर्नेंस। और इससे लगता है कि हिंदुस्तान में एक नई राजनीति का आगाज़ हो रहा है। मैं सारी बहस को सुनने के बाद डॉक्टर किरण बेदी को पूर्ण रूपेण मुक्त घोषित करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि किरण बेदी जैसे लोग राजनीति में आएंगे, राजनीति स्वच्छ होगी, बेहतर होगी। किरण बेदी की बातों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला आपको, देश की जनता को करना है। जब वोटिंग का दिन आए, मेरी आपसे अपील है, वोट देने जरूर जाएं और ये तय करें कि दिल्ली का भविष्य क्या होगा। मेरी मुलाकात आपसे अगले हफ्ते होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।